गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता निबंध प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित एक विचार प्रधान निबंध है। इस निबंध में लेखक ने भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है। साथ ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करने वाले कुछ व्यवहारिक सुझाव भी दिए हैं, जिससे कहें कि भाषा परिवर्तनशील है। लेखक कहता है कि भाषा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तनशील होने का प्राय है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे, लोकोक्तियाँ, नए शैलियाँ निरंतर आती रहती हैं। भाषा परिवर्तनशील है, वही नवीनता का संचार भी करती है। जहाँ नवीनता है वही सुंदरता है। इस प्रकार से भाषा तभी समृद्ध होती है जब उसमें नवीनता तथा आधुनिकता का पर्याप्त समावेश हो। फिर लेखक कहते हैं कि संस्कृति का अभिन्न अंग है। भाषा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। लेखक का मानना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है। संस्कृति का संबंध परंपरा से होने पर है। परंपरा वह गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। उसकी गति का संबंध विज्ञान से भी जोड़ा जाता है। भाषा की गति का संबंध विज्ञान से भी जोड़ा जाता है। नित्य होने वाले नए नए वैज्ञानिक आविष्कार अंततः संस्कृति को प्रभावित ही नहीं करते बल्कि उसे परिवर्तित भी करते हैं। भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है? लेखक का मानना है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष या समूह का प्रयत्न होना चाहिए। हालांकि भाषा की गति स्वाभाविक होने के कारण वह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन प्रयत्न विशेष के कारण परिवर्तन की गति तीव्र अवश्य हो जाती है। फिर लेखक स्पष्ट ये भी कहता है कि भाषा की इकाई शब्द है, माने साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। भाषा शब्दों से ही भाषा का विकास होता है। हम दैनिक व्यवहार में जब नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ अंग्रेजी, कुछ उर्दू, अरबी, फारसी सभी भाषाओं के होते हैं, तो साहित्य में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें उसकी मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्य शुद्धता प्रदान करती है, जिससे कि भाषा में नवीनीकरण और शुद्धिकरण आता है। भाषा का मुख्य कार्य है सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। लेखक ने भाषा में नवीनता को आवश्यक माना है, परंतु साथ ही स्पष्ट किया है कि भाषा का मुख्य कार्य स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इसलिए नवीनीकरण का कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा की अभिव्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट हो। भाषा की व्यवहारिकता तथा उसका प्राण तत्व है। भाषा व्यवहारिक होना चाहिए। भाषा सिर्फ कुछ पंडितों और आचार्यों की दिमागी कसरत न हो। भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकार एवं की जाती है, उतनी ही भाषा परिवर्तित होती है। वही भाषा चिरस्थायी भी होती है। साथ ही साथ भाषा में आधुनिकता भी आता है। इसलिए भाषा को व्यवहार में लाना जरूरी है। भाषा की व्यवहारिकता ही उसका प्राण तत्व है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपनी जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयोग कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। अब देखिए, इसका भाषा और आधुनिकता है पर किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही मार्ग ने कहा है, करे कि कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसमें रमणीयता, सुंदरता लाना है तो नित्य नूतनता आवश्यक होती है। बिना नवीनता के वो सुंदरता नहीं आ सकता। इसी को दृष्टि में रखकर मार्ग ने कहा है कि छड़े छड़े यवनों को यनवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयता। छड़ छड़ जहाँ परिवर्तन है, नूतनता है, वही रूप रमणीय है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता और नित्य नूतनता एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसका कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पर लेखक का स्पष्ट कहना है कि जहाँ रमणीयता है, सुंदरता, वही नूतनता है, नवीनता है। जहाँ नवीनता है वही सुंदरता है। दोनों एक दूसरे से न केवल संबंधित हैं
बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है। कहने का आशय है कि नूतनता के बिना सुंदरता नहीं हो सकती और सुंदरता के लिए नूतनता आवश्यक है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ माने नहीं होती, सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करता है। करे कि जो नित्य नूतनता है वह किसी भी रचनाकार की मौलिक उपलब्धि को प्रमाणित करता है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होती। उसकी उपस्थिति का मतलब कि नवीनता, नूतनता के या रमणीयता के अनुपस्थिति में कोई वस्तु जनता समाज द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। करे सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लेख पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थी रहती है। और जिस प्रकार से पुरानी मान्यताओं से जकड़ा समाज आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार पुरानी रीतियों और पुरानी शैलियों की जो परंपरा से चली आ रही है, परंपरागत लीक पर, यानी परंपरा से जो शैली, पुरानी रीतियों से और परंपरा से जो शैलियाँ, भाषा की जो शैली चली आ रही है, वो शैली भाषा को जो है, भाषा की भी जन चेतना को गति देने में प्राय समर्थ रहती है। वो भाषा वाली शैली जन चेतना को गति नहीं देती। भाषा समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। देखिए इसका अर्थ क्या है, भाषा समूची युग चेतना। समूची युग चेतना का मतलब कि भाषा हमारे अनुभव, विचार, मत, सिद्धांत आदि सभी को अभिव्यक्ति का माध्यम है। उसे कहते हैं समूची युग चेतना। हमारे विचार, हमारे मत, हमारे सिद्धांत, हमारे अनुभव की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। कौन? भाषा। और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सकते। करे ये सशक्तता भाषा में तभी आती है, तभी वो अर्जित करती है जो अपने युग के अनुकूल सही मुहावरे, सही शब्द, नए शब्द, नए मुहावरों का, नए शैलियों का जब वो प्रयोग करता है। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। कई भाषा का उद्देश्य है सामाजिक भाव के सरलता से प्रकट करे। भाषा का उद्देश्य है कि सामाजिक भाव को सरलता से प्रकट करे। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दुर्वता का परिहार करने में ही निहित है। करे कि उसके भाषा सामाजिक भाव को प्रकट करे सरलता से, यही जो है, इसके अतिरिक्त उसका कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी उपयोगिता की सार्थकता तभी है जब वह समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकार के जो कई सूक्ष्म विशेषता है, सूक्ष्म विशेषताओं की कठिनता का परिहार त्याग करने में ही वो निहित है, माने समाहित है। सामाजिक चेतना में वो समाहित हो जाए। और भाषा सामाजिक चेतना में कैसे चेतना को प्राप्त कर ले, समसामयिक चेतना को कैसे प्राप्त कर ले, जो अनेक प्रकार की जो सूक्ष्म विशेषता की जो जटिलता है उसको वो छोड़ दे। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। लेखक कह रहा है कि कभी कभी अन्य संस्कृतियाँ से भी भाषा प्रभावित होती है, नए शब्द आते हैं। नई जातियों के साथ रहने से भी भाषा में नए शब्द आते हैं और इन शब्दों को के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में नहीं प्राप्त होते हैं, तो भी उन्हें हमें अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उस शब्द को हमें अपनी भाषा में स्वीकार कर लेना चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। करें कि भाषा में सजीवता तभी आएगी जब हम इस नवीनता को, यानी दूसरे की संस्कृति और अन्य जातियों के संसर्ग से जो भाषा को उत्पन्न करेंगे, तभी जब पूर्ण रूप से जब हम आत्मसात करेंगे तभी हमारी भाषा में सजीवता आएगी। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। लेखक का कहना है कि भाषा जो है वो म्यूजियम की वस्तु नहीं है। कहने का मतलब है
लेखक ये कहना चाह रहा है कि भाषा कोई स्थिर चीज नहीं है जिसे म्यूजियम अर्थात संग्रहालय में रखा जा सके। संग्रहालय में तो उन्हीं चीजों को रखा जाना चाहिए जिसका स्वरूप एवं विशेषताएं स्थिर हो गई हैं। भाषा तो निरंतर सतत चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। इसलिए भाषा जो है वो म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है। वह स्वतः मैंने स्वयं ही एक सहज भाव से सहज गति से चलती है, जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है, हमेशा नित्य नूतनता को ग्रहण करती है। भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। देखिए इसमें पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में लिखा कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। इस वाक्य में जो है ये कोशिश की गई है कि प्रत्येक देश की भाषा का उस देश की संस्कृति से घनिष्ठ संबंध होता है। संस्कृति का निर्माण परंपराओं एवं मान्यताओं तथा मूल्यों से होता है। इन सभी सांस्कृतिक तत्वों को संप्रेषित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और यह माध्यम भाषा होती है। भाषा के अभाव में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को समाज के सदस्य एक दूसरे तक संप्रेषित नहीं कर सकते। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है, जिसके बिना सांस्कृतिक तत्वों को एक दूसरे तक संप्रेषित कर पाना संभव नहीं है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। अटूट अंग माने जो कभी न टूटने वाला अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी, करे कि समाज के द्वारा संस्कृति बनी है और संस्कृति परंपरा से भाषा निश्चित होती है, निकलती है और परिवर्तनशील भी है, गतिशील भी है। संस्कृति जिस तरह से संस्कृति परंपराओं में परिवर्तन होता है, उसी तरह से भाषा में भी परिवर्तन होता है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ भी जोड़ी जाती है। संस्कृति और भाषा दोनों की गति जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कार के प्रभाव के कारण, जब वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं तो उसके प्रभाव के कारण उद्भूत होती है नई सांस्कृतिक हलचलों की शाब्दिक रूप, माने नई सांस्कृतिक हलचल का शाब्दिक रूप, अर्थात नए आविष्कार के साथ नए शब्दों का रूप जो उत्पन्न होता है, देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। और इस प्रकार से वो जो नया शब्द उत्पन्न होता है, उस शब्द को अगर भाषा में मिला दिया जाए तो वो भाषा के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोग की, नए भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। इसके लिए हमें नए नए खोज करना बहुत ही ज़रूरी है। भाषा में केवल वैज्ञानिक आविष्कार का एक शब्द प्रयोग करने से भाषा में परिवर्तन या भाषा आगे नहीं बढ़ सकती। अब प्रश्न यह है कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है। भाषा में दिया है कि यत्न साध्य और सहज सिद्ध, ये दो से जो है परिवर्तन होता है भाषा में। भाषा में परिवर्तन ये यत्न साध्य और सहज सिद्ध से होता है। यत्न साध्य से हमारा क्या तात्पर्य है? यत्न साध्य का अर्थ दिया है, देखो, भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। करे कि भाषा को युग के अनुकूल बनाने के लिए कोई व्यक्ति विशेष हो और कोई समूह हो। सहज सिद्ध से आशय है कि भाषा यह गति स्वाभाविक होने के कारण, भाषा जो है कि गति स्वाभाविक है या इसलिए इसे किसी व्यक्ति विशेष या प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखती, माने ज़रूरत नहीं है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों पर पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया था। करे कि वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके, जो यत्न साध्य वाला पद्धति को अपना करके 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने नवीन बनाया अपनी भाषा को। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण, अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग अलग रुख होता है, अपना अलग अलग स्थान होता है, महत्व होता है। उस विशेष प्रकृति के रूप को ध्यान में रखकर ही, उस विशेष घुमाव को ध्यान में रखकर ही, बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए, जो भाषा की जो मूल आत्मा है उसको बिना बिगाड़े ही हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। हम अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपने बिना उसके रूप को बिगाड़े बिना उसी रूप में हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह काम
थोड़े से रूप परिवर्तन करके, चंद माने थोड़ा से रूप परिवर्तन करते, भाषा का थोड़ा सा रूप परिवर्तन करने के साथ साथ एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए हैं। वो भाषा का परिवर्तन कर देते, इसलिए वो साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए और उसकी अत्यंत आवश्यकता है। और भी सत्वर माने लगे होना चाहिए कि भाषा को सुधारने के लिए जो पिछड़े हुए देश हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। देखिए बच्चों, आगे है भाषा की साधारण इकाई शब्द है। इसमें लेखक स्पष्ट कहता है कि भाषा की जो साधारण मूलभूत इकाई है वो शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, कठिन है। शब्द अगर नहीं है तो शब्द के अभाव में, शब्द अगर नहीं है तो भाषा का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है, भाषा अगर विकास करता है तो शब्दों के स्तर पर ही करता है। तो शब्दों के स्तर पर दैनंदिनी रोज के व्यवहार में सामाजिक रोज का व्यवहार है, उसमें हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो नए शब्द अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि सभी विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं, जो सभी भाषाओं से लिए जाते हैं। वैसे नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास हो जाता है। कभी कभी नए शब्द का गठन अनजाने में हो जाता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द होते हैं। ये शब्द जो है विदेशी भाषाओं से बिना बिगड़े हुए रूप में ही उधार लिए होते हैं। ऐसे शब्द को हम जो है मनमाने ढंग से जो है उसे अपने बोलचाल की भाषा में ले लेते हैं, भले ही वो काम चालू भाषा के माध्यम से प्रयुक्त होती है, बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त की जाती है। साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय है, लेकिन वो साहित्यिक दायरे में उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। तो उन्हें अपने भाषा के मूल प्रकृति के अनुरूप उसमें साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है, माने उसमें उस भाषा में परिवर्तन करना पड़ता है। यहाँ परिवर्तन करना ही यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। भाषा को परिवर्तन करने की यहाँ पर आवश्यकता है, अर्थात बिना भाषा को शुद्ध किए बिना, परिवर्तित किए बिना दूसरी भाषा को हम अपनी साहित्यिक भाषा में नहीं ले सकते। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। प्रश्न यह भी है कि भाषा का साहित्यिक शुद्धिकरण कौन करे, जो दूसरी भाषा जो है हमारी भाषा में आती है। हिंदी भाषा के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किया है। इसके लिए 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीक शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। माने विज्ञान की हर शाखा के लिए शब्दावली का निर्माण करने के लिए दिल्ली में तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैंने भाषा को शुद्ध और नवीनीकरण करने के लिए राहुल सांस्कृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर सिंह जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहल अपनी अभिरुचि के कारण ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की, लेकिन अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ अपर्याप्त है, ज़्यादा कार्य नहीं हुआ है भाषा का शुद्धिकरण और नवीनीकरण करने के लिए, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका, यानी कि बचपना से आगे नहीं बढ़ा है। मैंने बहुत थोड़ा कार्य हुआ है नवीनीकरण और शुद्धिकरण का, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन रघुवीर जैसे लोगों ने किया। वह करे कि इसकी प्रगति के अवरोध में माने रुकावट में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम वर्ग है वह जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण, जो वर्ग है जो कि जिसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक है, वो शुद्ध साहित्यिक भाषा वाले जिसकी दृष्टि है कि हमारी भाषा शुद्ध साहित्यिक है, तो वो प्रचलित जनपराय शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है, तो वो प्रचलित आम बोलचाल की भाषा को ग्रहण नहीं करता, जो शुद्ध साहित्यिक भाषा वाला वर्ग है। दूसरा वह वर्ग है जो विषय के पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। दूसरा वर्ग वो है कि जो हर तरह से साहित्यिक भाषा और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का अभाव है, तो वह विदेशी भाषा को मनमाने ढंग से अपनी भाषा में ले लेता है बिना शुद्धिकरण किए
बिना उसका नवीनीकरण किए। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषा में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपयुक्त उन्वादित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर दो तरह के होते हैं, एक वस्तु सूचक और भाव सूचक। देखिए, विदेशी शब्द दो तरह के होते हैं, वस्तु सूचक, भाव सूचक। वस्तु सूचक शब्द में जैसे विदेश में जैसे कि रेडियो बना, टेलीविज़न बना, एलिवेटर बना, ये सब विदेशी शब्द हैं। लेकिन विदेश में बने हैं इसलिए विदेशी शब्द जो है वस्तु है, ये सब वस्तुएं हैं जो विदेश में बनाई गई। तो ये विदेशी शब्द में वस्तु सूचक, भाव सूचक दोनों आते हैं। तो जो विदेश में जो वस्तु बनाई गई है उसका हम उसी जिस नाम से जो है उस वस्तु को विदेश में बनाया जाता है उसी नाम से उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। भाव सूचक हो गया। देखिए, भाव सूचक में ये है कि जो एक ही शब्द रहता है लेकिन उसके जो है उस जो शब्द के एक ही अर्थ निकलते, थोड़ा सा बस अंतर होता है, भाव एक ही होते हैं, वो भाव सूचक शब्द कहलाते हैं। देखिए, वस्तु सूचक, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है, एक नया नाम दी जाता है। जिस देश में वो उसकी सृष्टि की जाती है, जिस देश में वो बनाया जाता है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। करें कि जिस शब्द में यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, यानी कि रेडियो जो है ये वैज्ञानिक आविष्कार से बना है, वैज्ञानिक आविष्कार से बना है। रेडियो जिस देश में बना है उस देश वाले रेडियो का नाम दिए और उसी नाम को हर देश वाले स्वीकार किए। अगर सब देश अपना अपने हिसाब से उस रेडियो का नाम देने लगेंगे तो ये फिर इसकी पहचान मुश्किल हो जाएगी, इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। से टेलीविज़न है, स्पुतनिक है, प्राय सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना, ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया, लिफ्ट, एलिवेटर, एक्सलेटर आदि भारतीयों के लिए बिल्कुल नए शब्द है और इसलिए भारतीय भाषाओं में इनके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषा से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया और अंग्रेजी से रूसी ने। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते, इसलिए देखिए भाव सूचक शब्द है। उस स्थिति में अपनी भाषा में उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जिससे उष्ण एक भाव है, उष्ण माने गर्मी होता है, लेकिन इसका भाव दर्शाने के लिए इस उष्ण का कई शब्दों में प्रयोग होता है। उष्ण, जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना होता है तो वहाँ पे उष्मा कहते हैं। उष्णता माने गर्मी, गर्मी जो है। फिर और करें कि जब उसके परिणाम के जब संदर्भ में उसी को हम ताप भी कहते हैं, यानी ताप का भी अर्थ गर्मी होता है, उसका परिणाम है कि तापमान बढ़ गया है, ताप बढ़ गया है। और उष्णता है यानी बहुत गर्मी है, उष्ण माने गर्म होता है। तो इसलिए उष्मा, उष्णता, ताप, उष्ण सब के भाव एक ही हैं, शब्द थोड़ा सा भिन्न है, अंतर है, समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं वे कालांतर में मामूली शब्द बनकर सब प्रचलित हो जाते हैं। करें, पहले ऐसे भी शब्द होते हैं कि जो पहले बार हमको बोलना रहता है तो हमें बड़े कटु और विपरीत लगते हैं, लेकिन जब बाद में उस शब्द का हम अभ्यास कर लेते हैं तो वही शब्द कालांतर कुछ समय बाद मामूली शब्द बन करके सब प्रचलित हो जाए, सभी लोगों में प्रचलित हो जाते हैं। जैसे कि हम पहले एक्सलेटर का नाम सुनते तो हमें दिक्कत होता है लिफ्ट, एलिवेटर, एक्सलेटर कहने में, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर इसको हम बोलने लगते हैं तो वो हमारे लिए कटु नहीं रह जाता, फिर वो बहुत मामूली शब्द बन जाता है और सब में प्रचलित भी हो जाता है। देखिए, नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। करें कि भाषा का जो मुख्य कार्य होता है वो सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होता है। लेखक ने भाषा में नवीनता को आवश्यक माना है, परंतु साथ ही स्पष्ट किया कि भाषा का मुख्य कार्य स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इसलिए नवीनीकरण का कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा की अभिव्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट होनी
चाहिए, चाहे जितना भी नवीनीकरण हो भाषा में। करे कि नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट व्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक, लंबे समय तक नहीं चल सकती। नए शब्द के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए कि नए शब्द का निर्माण करें तो वो लंबे समय तक चले। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही है, माने अंग्रेजों की भाषा रही है। अंग्रेजी भाषा, वो हमारे शासक थे, हम उनकी दास्ता को स्वीकार किए थे, लेकिन ये भाव दास्ता की निशानी है। लेकिन ये भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि वो हमारे शासक थे, हमें गुलाम बना गए थे, इसलिए हम अंग्रेजी भाषा को नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्द का निर्माण करने में लग जाएं तो हमारा नुकसान होगा, अंग्रेजी का नुकसान नहीं होगा। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों का जो इस्लाम धर्म में ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ कर दे तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी भाषा बन जाएगी। इसलिए हमें अंग्रेजी भाषा, उर्दू, फारसी, अरबी भाषा को त्यागना नहीं चाहिए। त्यागने पर हमारी भाषा बनावटी हो जाएगी। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। लेखक कह रहे हैं कि भाषा का नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों और आचार्यों की दिमागी कसरत नहीं होनी चाहिए, भाषा इससे गतिशील नहीं होती। इसका सीधा संबंध जनता के द्वारा किए गए जाने वाले प्रयोग से है। माने भाषा को व्यवहारिक बनाना चाहिए। भाषा का संबंध सीधा प्रयोग से है और जनता से है, जनता के द्वारा किए गए प्रयोग से सीधा संबंध है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, अगर नए शब्द बना दिए गए और उसी स्थान पर रहे, उसका प्रयोग जनता के द्वारा नहीं हुआ, तो उसके पीछे के उद्देश्य ही कुठाराघात होगा, तो वो शब्द फिर आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए यूरोपीय देश के प्रेषक के यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम है, भाषा को आगे बढ़ाने कई माध्यम है, श्रव्य, दृश्य विधान, वैज्ञानिक, कथा, साहित्य आदि के द्वारा भाषा को बढ़ाया जाता है। यदि हमारी भारतीय भाषा में वैज्ञानिक कथा प्राय नहीं के बराबर है तो किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। तो अगर नहीं है, भाषा को आगे बढ़ाने का विधान नहीं है, तो जनता की सम्मति असम्मति पर तो ये जो है सरकार की का यह कार्य है कि वो जनता में उस भाषा को बढ़ाए, जिसे भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप को मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। माने वो जनता में भाषा आने के साथ साथ उसमें आधुनिकता लाने के लिए उसका मानकीकरण भी किया जाए। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा है। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा की आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन ये परिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना भाषा की आधुनिकता प्रदान करता है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। जब तक कोई भाषा व्यवहार में नहीं आएगी तब तक वह जीवंत नहीं होगी। नए शब्द और नए प्रयोग का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। भाषा जब नए शब्द के साथ नए पाठ्यक्रम में आए तो वो सबके सामने जानी चाहिए। इस तरह से हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। जब भाषा हम अपने जीवन में हर प्रकार की आवश्यकता के लिए जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो भाषा हमारी आधुनिक हो जाएगी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी।